press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Welcome to the second part of the chapter, Effects of British Rule. Effects of British Rule is the third chapter in 8th Maharashtra Board. So in the first part of this chapter, we have seen how Britishers expanded, how British East India Company established their rule in India, how they defeated Marathas and they became the only dominant power in India. Then we have seen what changes were made in working of British East India Company. तब हमने देखा था कि ब्रिटिश का जो गवर्नमेंट है वहाँ का, ब्रिटेन का, वो कैसे हमारे कंट्री में अभी इंटरफियर करने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर कैसे कम हुआ. अभी हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसने इंडिया में रूल एस्टेब्लिश किया बाद में, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के वो पावरफुल बन गए. तो उन्होंने क्या क्या चेंजेस किया है इंडिया में, वो हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल सर्विस. सिविल सर्विस मतलब क्या होता है, बेसिकली जो ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स या जो IAS ऑफिसर होता है, आपको पता होगा तो उनका जो अपॉइंटमेंट है वो इन लोगों ने अभी चालू किया. वैसे आज भी ये सिस्टम हम फॉलो करते हैं इंडिया में. टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया देयर वॉज अ नीड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स. ब्यूरोक्रेट्स आर बेसिकली ऑफिसर्स. लॉर्ड कॉर्नवेलिस इंट्रोड्यूस ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या, एक सिस्टम जिसमें ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं, उसका एग्जाम होता है. Civil services became an important part of British government. He restricted the private trade carried out by company officers. जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करता था, लेकिन कौन वहाँ ऑफिसर्स भी थे, बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो लोग भी रूल करते थे. वो कंपनी के लिए काम करते थे, लेकिन बाद उसके साथ कुछ अपना प्राइवेट भी काम कर लेते थे, प्राइवेट भी बिजनेस करते थे और उससे बहुत पैसा मिलता था उनको. तो लॉर्ड कॉर्नवेलिस जो आया था उसने क्या किया, उसने ये जो दूसरे ऑफिसर जो करप्शन कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, वो काम पे रोक लगा दिया और उनका सैलरी बढ़ा दिया. सैलरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उनको लालच नहीं होगा और वो बाकी जो करप्शन का काम नहीं करेंगे. सो कंपनी ऑफिसर्स फॉर दिस पर्पज ही इंक्रीज देयर सैलरी. फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही डिवाइडेड ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज इंटू डिस्ट्रिक्ट्स. अभी ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज मतलब ब्रिटिश ने जो कंट्रोल किए हुए टेरिटरीज थे इंडिया में, उसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया और हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक ऑफिसर अपॉइंट किया कि वो डिस्ट्रिक्ट का काम करने के लिए एक सबसे बड़ा ऑफिसर होगा जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं. आज भी ये सिस्टम चलता है इंडिया में. आज जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, या अलग अलग जगह पे उसको अलग अलग बोलते हैं. महाराष्ट्र में उसको कलेक्टर बोलते हैं, यूपी साइड जाओगे तो उसको DM बोलते हैं, मजिस्ट्रेट बोलते हैं. सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और ही इज अ IAS ऑफिसर, जिल्हाधिकारी मराठीमध्ये बोलतो आपण त्याला. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज द चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. कि डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है, वहाँ पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, जो भी सब है, उसका सबका हेड होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. टैक्स कलेक्ट करने का काम उसका. गिविंग जस्टिस, वहाँ जस्टिस देने का, जो लैंड का जो झगड़ा चालू है लोगों का, वो सबका जस्टिस देने का काम भी वही करेगा. मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, मतलब पुलिस भी उसके कंट्रोल में होता है. पुलिस ऑफिसर होता है वो, लेकिन पुलिस ऑफिसर वहाँ होता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर के ऊपर भी वहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही सब ऑर्डर देगा. ही इज़ द टॉप मोस्ट ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट. मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, द ऑफिसर्स वेर अपॉइंटेड थ्रू कॉम्पिटेटिव एग्जाम. अभी लॉर्ड कॉर्नवेलिस के अपने बेटे को या किसी को भी अपॉइंट नहीं करेगा, उसके लिए एग्जाम होगा. ये आज भी सिस्टम इंडिया में चलता है. जो IAS ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं उसके लिए एग्जाम होता है. पहले जो सर्विस था, नाउ वी आर कॉलिंग दैट सर्विस एज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दैट इज IAS. अर्लियर इट वॉज कॉल्ड एज इंडियन सिविल सर्विस और ICS. तो ये एग्जाम दो और उसमें से जो पास होगा उसको सर्विस मिलेगा, इंडियन सिविल सर्विस, एंड दैट पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और IAS ऑफिसर, ICS ऑफिसर. मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स. अभी मिलिट्री क्या करता है, जो फॉरेन कंट्रीज़ है या किसी कंट्री में, अगर हमारे कंट्री में लोगों ने रिवॉल्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वॉर स्टार्ट किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट करना चालू कर दिया और ज़्यादा सीरियस वॉर हो गया, तो वहाँ मिलिट्री आके प्रोटेक्ट करेगा. और जो बाकी जो दूसरे कंट्रीज़ है ब्रिटिश इंडिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं, जैसे अफगानिस्तान है या दूसरे भी कंट्रीज़ है, उनको रोकने के लिए उन्होंने मिलिट्री बनाया. और पुलिस फोर्स, जो इंटरनल जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पुलिस फोर्स बनाया. द ड्यूटी ऑफ मिलिट्री वॉज टू सेफगार्ड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड रीजन्स इन इंडिया. एक्वायर न्यू टेरिटरीज, नया टेरिटरीज, मतलब सपोज कोई किंग नहीं मान रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो वहाँ मिलिट्री भेजेंगे, उसको हरा के वो भी अपने कब्जे में ले लेंगे. टेरिटरीज एंड ब्रेक डाउन एनी रिवॉल्ट. कोई अगर रिवॉल्ट हो रहा है, कोई अगर लोग अगर मिल के ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए आर्मी यूज़ करते थे, कभी कभी पुलिस भी यूज़ करते थे अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया. टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंपनी वॉज द ड्यूटी ऑफ पुलिस फोर्स, सॉरी इन द कंट्री. सो कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है कि कोई दंगे नहीं हो रहे हैं या कोई चोरी नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये सब देखने का काम होता है पुलिस फोर्स का. आज भी यही सिस्टम हम फॉलो करते हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ में यही सिस्टम होता है. जुडिशियल सिस्टम, अब ये जुडिशियल सिस्टम सब इंडिया में ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ है. द ब्रिटिश एस्टैब्लिश अ न्यू जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया. जुडिशियल सिस्टम मतलब क्या होता है, बेसिकली कोर्ट.
द ब्रिटिश एस्टैब्लिश अ न्यू जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो जुडिशियल सिस्टम था वैसे टाइप का ही जुडिशियल सिस्टम उन्होंने इंडिया में बनाया। अभी भी ये जुडिशियल सिस्टम हम फॉलो करते हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड अ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट। अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होगा। सिविल मतलब क्या, जो फैमिली अफेयर्स है, जैसे डाइवोर्स है, ऐसे अलग अलग अफेयर्स है, उसके ऊपर एक अलग कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट। क्रिमिनल मतलब क्या, कि कोई गुनाह कर दिया, चोरी कर दी, खून कर दिया, उसके लिए अलग कोर्ट होगा, क्रिमिनल कोर्ट। टू सॉल्व द लोकल केस, लोकल मतलब लोकल लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के केस कहाँ सॉल्व होंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होगा, दैट इज सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट। भी सपोज मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो डिसीजन है वो मंजूर नहीं है, तो मैं हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा। फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द जजमेंट्स ए हाई कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश। ये सिस्टम आज भी इंडिया में फॉलो होता है। देन इक्वालिटी बिफोर लॉ। ब्रिटिशर्स का एक चीज़ अच्छा था कि उन्होंने जो भी इंडियन थे जिनके ऊपर भी उन्होंने रूल किया, सबको एक जैसे देखा, कोई कास्ट रिलीजन के ऊपर डिफरेंशिएट नहीं किया। सो अकॉर्डिंग टू देम एवरीबडी वॉज इक्वल, सो दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। एवरीबडी विल बी इक्वल बिफोर लॉ। कोई भी अगर गुनाह करता है तो उसको सेम सज़ा होगा। इन अर्ली टाइम्स लॉ इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इंडिया में हर एक जगह पे अलग अलग लॉज थे, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग किंगडम थी। जैसे हमने देखा बंगाल में कोई और लीडर था, मराठास का पावर अलग जगह था, राजपूत थे या सिख्स थे, या फिर टीपू सुल्तान साउथ में था, ऐसे अलग अलग लीडर्स थे। तो उनके किंगडम में अलग अलग लॉज होते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जितना भी कंट्रोल में था उनके एरिया, सब जगह उन्होंने सेम लॉज बनाए। सो देर आर लॉज विल बी सेम। देर वॉज डिफरेंस इन द जजमेंट ऑन द बेस्ड ऑफ कास्टिज्म। ये पहले चलता था, कास्ट के हिसाब से अलग अलग जजमेंट होता था। हर एक कास्ट का उनका खुद का एक पंचायत होता है, जात पंचायत बोलते हैं उसे, खाप पंचायत, मतलब अभी भी कुछ कुछ जगह पे चलता है ये, जो इलीगल है इंडिया में अभी। पहले चलता था, मतलब वो कास्ट के बीच में जो भी इश्यूज़ है वो कास्ट के लोग ही देखते थे और वो सज़ा देते थे। लेकिन अभी ब्रिटिशर्स ने वो सब बंद कर दिया। अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले। मैकॉले मतलब कौन, वहाँ एक लीडर, एक ब्रिटिश ऑफिसर था। ए कमिटी वॉज सेटअप टू क्रिएट अ कोड ऑफ लॉ। कोड ऑफ लॉ मतलब क्या, पूरा लॉ उन्होंने बनाया कि ये अगर गुनाह करोगे तो क्या होगा, कितना सज़ा होगा। द इंडियन पीनल कोड, IPC जिसे बोलते हैं, वॉज इन्फोर्स्ड ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया। तब इंडियन पीनल कोड की पेनल्टी करने के लिए कि सपोज तुमने ये क्राइम किया तो तुम्हें कितना सज़ा होगा, क्या होगा, तुम्हें सज़ा कितना होगा, तुम्हें फ़ाइन कितना भरना पड़ेगा, ये सब इंडियन पीनल कोड में लिखा होता है। वॉज इन्फोर्स्ड ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया विथ ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, एवरीबडी विल बी इक्वल बिफोर लॉ। कोई भी अगर गुनाह करता है तो उसे सेम सज़ा होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, रिलीजन, जो भी है। सो बट देर वेर सम डिफेक्ट्स इन इट। देर वेर सेपरेट कोड्स एंड डिफरेंट लॉज फॉर यूरोपियन। हमने इंडियंस के लिए उन्होंने सेम लॉ बनाया, लेकिन सेम अगर गुनाह यूरोपियन ने किया, जो इंडिया में रहता है, तो उसके लिए अलग कोड्स होते थे। उसके लिए जेल में उसको अलग रखा जाता था, उसको अच्छे फैसिलिटीज़ मिलते थे। ये अपने बहुत सारे मूवीज़ में देखा भी होगा। न्यू लॉज वेर डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल। अभी कैसे होता है कि लॉज लोगों को पता नहीं थे, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जो उनको एडवोकेट की हेल्प लेनी पड़ती थी, और एडवोकेट उनको बहुत पैसा चार्ज करते थे। सो द लीगल केसेस बिकेम एक्सपेंसिव अफेयर फॉर द कम्युनिटी एंड केसेस रिमेन पेंडिंग फॉर ईयर्स टुगेदर। यह आज भी चलता है कि केसेस बहुत आते हैं तो वो बहुत पेंडिंग चले जाते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश। अभी ये हमने देखा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या किया, सिविल सर्विसेज बनाया उन्होंने, जुडिशियल सिस्टम बनाया। नाउ वी विल सी इकोनॉमिकली कैसे इंडिया को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। सिंस एंशिएंट टाइम्स देयर वाज इन्वेशन इन इंडिया, कि हमेशा से इंडिया के ऊपर कोई ना कोई अटैक करते आ रहा है। मुगल्स भी एक टाइम पे बाहर से आए हुए हैं, ऐसे अलग अलग लोग इंडिया में, और वो इंडिया में रह गए मुगल्स, ऐसे अलग अलग लोग इंडिया में आते गए और वो इंडिया में रहते गए, या कुछ लोग लूट के चले भी गए। ऐसे हमेशा इंडिया के ऊपर इन्वेशन होते आ रहा है। सिंस इंडियन टाइम देयर वाज इन्वेशन इन इंडिया, मेनी इन्वेडर्स सेटल्ड इन इंडिया एंड वेर एब्जॉर्ब बाय इंडियन कल्चर। मतलब वो सेटल हो गए यहाँ और उन्होंने इंडिया में घुल मिल गए, इंडियन कल्चर में वो एब्जॉर्ब हो गए। आपको पता होगा कि रोज़ जो अपने यहाँ फ्लावर है वो भी इंडिया का नहीं है, वो बाहर से आया हुआ है। इवन दो दे रूल्ड हियर, दे नेवर मेड एनी चेंजेस इन द बेसिक इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। कि वो इंडिया में रहे लेकिन उन्होंने बेसिक इंडिया में जो चलता है सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम है, उस पर चेंजेस नहीं किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने चेंज किया। जैसे इंडिया में जो विलेज होता है वो सेल्फ सफिशिएंट था पहला, कि विलेज में जो लोग थे वो कहीं बाहर नहीं जाते थे जॉब करने के लिए, वो अपने गाँव में खुश थे। इंग्लैंड वॉज मॉडर्न नेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रिवेल्ड। ये सब हमने पहले सेकंड चैप्टर में देखा था कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन प्रोडक्शन इंक्रीज, और वो क्या क्या हुआ था सब मैंने सेकंड चैप्टर में बताया। हेंस दे इंकलकेटेड एन इकोनॉमिक सिस्टम इन इंडिया। तो अभी इंडिया में जो विलेजेस थे, ब्रिटिशर्स आने के पहले इंडिया वॉज वेरी रिच कंट्री, इंडिया से बहुत सारा गुड्स एक्सपोर्ट होता था। ब्रिटिशर्स ने लूट के पूरा इंडिया को एकदम कंगाल कर दिया। जब भी वो गए तो बहुत नीचे आ गया इंडिया। हेंस दे इनकलकेटेड एन इकोनॉमिक सिस्टम इन इंडिया विच वॉज कंडक्टेड टू इकोनॉमिक सिस्टम इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड जैसा सिस्टम उन्होंने इंडिया में एस्टैब्लिश करने का कोशिश किया।
ड्यू टू दिस ब्रिटिशर्स गेन्ड इकोनॉमिक बेनिफिट बट इंडिया स्टार्टेड फेसिंग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। कि ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हुआ, इंडिया को एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इंडिया को लूटने लगे वो। अब लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, अभी ज़मीन से टैक्स कैसे कलेक्ट करने का। पहले क्या होता था कि सपोज़ कोई किंगडम है तो जो वहाँ फार्मर है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, वहाँ फार्मिंग कर रहा है, तो उसे फूड ग्रेन्स कुछ देना पड़ता था एज अ टैक्स। मतलब जितना भी फूड ग्रेन्स उसने ग्रो किया उसमें से कुछ फूड ग्रेन्स उसे गवर्नमेंट को देना पड़ता था एज अ टैक्स। ब्रिटिशर्स ने ये सिस्टम बंद कर दिया क्योंकि क्या होता था, कुछ इंडियन लीडर्स अच्छे भी थे कि अगर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ या उस साल अगर खेती नहीं हुई ठीक से तो वो माफ़ कर देते थे कर्जा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसे नहीं किया। उन्होंने क्या किया, लैंड के हिसाब से जो टैक्स था वो फिक्स किया। तो बारिश हो या प्रोडक्शन हो, कुछ उनको लेना देना नहीं है, तो उनको टैक्स, लोगों को टैक्स देना ही पड़ता था। बिफोर द ब्रिटिश रूल द इंडियन विलेज इकोनॉमी वॉज सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट मतलब क्या, जो विलेज में लोग थे वो खुश थे, वो विलेज में ही सुखी थे, उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी और वो अपना प्रोडक्शन करते थे, खेती करते थे और वो बिज़नेस सब वहाँ करते थे। दो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विसेज through agriculture and related services the needs of village were fulfilled in the village itself. लैंड रेवेन्यू वॉज मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट। अभी गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता था, लैंड रेवेन्यू। लैंड के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेता था। ये हम कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स आने के पहले। ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड रेवेन्यू वॉज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप। क्रॉप जैसे कल्टिवेट करोगे तो उतना पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। द फार्मर वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन इन द केस ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप। कि क्रॉप अगर ठीक से नहीं हुआ, वहाँ बारिश ज़्यादा हो गया या बारिश हुआ नहीं, तो टैक्स को एग्जेम्पशन मिलता था कि वो टैक्स नहीं पे करता था। फार्मर वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन इन द केस ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप। रेवेन्यू वॉज मेनली कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। कि रेवेन्यू पैसे से नहीं कलेक्ट करते थे, जितना ग्रेन्स होता है प्रोडक्शन उसमें से कुछ ग्रेन्स उसे गवर्नमेंट को देना पड़ता था फार्मर को। इवन इन द केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ टैक्स फार्मर लैंड वॉज नॉट कॉन्फिस्केटेड। मतलब अगर फार्मर ने टाइम पे अगर टैक्स नहीं भरा तो उसे छूट मिलती थी, उसका ज़मीन गवर्नमेंट कब्जा नहीं करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने यह करना चालू कर दिया। To increase income, British made important changes in the revenue system. Land was measured and per area of the land tax was fixed. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पूरा जितना उनके कब्जे में था ज़मीन इंडिया का वो सब मेजर किया, उसके गिना कि हर एक फार्मर के पास कितना लैंड है, उसका सबका रिकॉर्ड्स बनाया। और ये रिकॉर्ड आज भी अवेलेबल है, आज भी कुछ कुछ लोग वो रिकॉर्ड फॉलो करते हैं। सो उन्होंने पूरा लैंड को मेजर किया और उसे टैक्स फिक्स कर दिया। मतलब इतना लैंड होगा तो इतना पैसा, तो लैंड के हिसाब से उन्होंने पेमेंट लेना चालू कर दिया है, उन्होंने टैक्स लेना चालू कर दिया। पेमेंट ऑफ द टैक्सेस वॉज मेड कंपलसरी इन द फॉर्म ऑफ कैश। पहले कैसे, पहले फूड ग्रेन्स देना पड़ता था, अभी नहीं, अभी कैश दो। इफ द फार्मर फेल टू पे टैक्स इन टाइम देन द लैंड वुड बी कॉन्फिस्केटेड। लैंड कब्जा कर लेते थे। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विच लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर। कि वो उन्होंने फार्मर को एक्सप्लॉयट करना चालू कर दिया। मतलब फार्मर का प्रोडक्शन भी नहीं उतना हो रहा है तो उसे टैक्स पे करना है, तो कुछ कुछ फार्मर्स को लोन लेना पड़ता था और ऐसे करते करते वो इन डेप्थ मतलब कर्जे में चले गए और उनको लैंड देना पड़ा ब्रिटिशर्स को। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू। अभी न्यू लैंड रेवेन्यू की वजह से क्या हुआ, न्यू सिस्टम की वजह से क्या हुआ, देयर वॉज अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑन द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑन रूरल लाइफ। फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस इंडियन फार्मर्स स्टार्टेड सेलिंग द क्रॉप्स एट वॉट एवर प्राइस दे रिसीव्ड। उनको टैक्स पे करना है तो जितना भी पैसा उनको मिला, तो वो जितना भी पैसा उनको फूड ग्रेन्स के लिए मिल रहा है वो, या उनको प्रोडक्शन क्रॉप्स के लिए मिल रहा है वो दे देते थे ताकि उनको पैसा मिले और वो टैक्स पे करे। और टैक्स अगर पे नहीं करेंगे तो उनको लैंड देना पड़ता था। तो पहले देखो, पहले उनको गुड्स देना पड़ता था, लेकिन अभी ब्रिटिशर्स ने बोला ऐसा नहीं, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो उनको गुड्स बेचना पड़ता था और वो कितने भी प्राइस में वो बेचते थे, उनको डर था कि अगर उन्होंने टैक्स पे नहीं किया तो उनका लैंड चले जाएगा। सो फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस इंडियन फार्मर्स स्टार्टेड सेलिंग द क्रॉप एट वॉट एवर प्राइस इट रिसीव्ड। द मर्चेंट्स एंड ब्रोकर्स, ब्रोकर मतलब कौन होते हैं, फार्मर्स और मर्चेंट, जो खरीदने वाले और बेचने वाले, उनके बीच में जो दलाल होते हैं, जिनको दलाल बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ब्रोकर्स एजेंट होते हैं। ब्रोकर स्टार्टेड परचेसिंग देयर गुड्स एट मिनिमम रेट। एट सर्टेन टाइम्स द फार्मर हैड टू मॉर्गेज मतलब क्या, उनको गिरवी रखना पड़ता था अपना लैंड टू द मनी लेंडर फॉर अरेंजमेंट ऑफ मनी टू पे टैक्स। टैक्स देने के लिए अपना लैंड उनको गिरवी रखना पड़ता था। फार्मर बिकेम बैंकरप्ट, फार्मर कंगाल हो गया, उसका पूरा पैसा ख़त्म हो गया। इन केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन, कि अगर लोन रीपे नहीं किया उन्होंने किसी मनी लेंडर, किसी पैसा देने वाले के पास अपना लैंड गिरवी रखा था, कि अगर पैसा नहीं दे पाया तो लैंड भी चले जाता था। फार्मर हैड टू सेल हिज लैंड। फार्मर वॉज एक्सप्लॉयटेड बाय द गवर्नमेंट। ज़मींदार मतलब जो लैंड उनके जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, बड़े बड़े लैंड के ओनर थे। मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट, मनी लेंडर मतलब जो टैक्स जो इंटरेस्ट देके पैसा देते हैं। ऐसे अभी भी मनी लेंडर्स है, लेकिन अभी ये इलीगल हो गया बिजनेस, अभी बैंक से लोन लेते ज़्यादा करके।
एंड मर्चेंट्स। सो सब लोग मिलके सब लोग मिलके फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। जो पहले सेल्फ सफिशिएंट था अपना विलेज इकोनॉमी, वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया और उसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स को हुआ। अभी कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अभी देखो क्या हो गया कि पहले फार्मर जो ग्रो करता था क्रॉप्स, वो पहले अपने खुद के खाने के लिए ग्रो करता था। उसके बाद कुछ अगर उसके पास लैंड है तो कुछ ऐसे क्रॉप्स ग्रो करता था जिसकी वजह से उसको पैसा मिले। अभी ब्रिटिशर्स ने सिस्टम ही चेंज कर दिया, अभी उनके फ़ायदे वाले क्रॉप्स ग्रो कराने लगे लोगों को। सो इनिशियली फूड ग्रेन वॉज कल्टिवेटेड बाय फार्मर्स। पहले फूड ग्रेन ग्रो करते थे, राइस, वीट, बाजरा, जो उनको चाहिए। इट यूज टू फुलफिल द डोमेस्टिक नीड्स एज वेल एज नीड्स ऑफ द विलेज। द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग मोर एनकरेजमेंट टू कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स मतलब क्या होता है, जो हम खाने के लिए ग्रो नहीं करते, जैसे कॉटन, टोबैको, ये सब हम बेचने के लिए ग्रो करते हैं, तो दैट इज कैश क्रॉप्स, लाइक कॉटन, इंडिगो, टोबैको एक्सेट्रा, टी एक्सेट्रा। The process of giving stress on cultivation of profit giving cash crops instead of food grains is known as commercialization of agriculture। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो फूड ग्रेन्स के अलावा दूसरे जो क्रॉप्स है जिससे पैसा मिले, वो जब भी ग्रो करने के लिए हम लोग फोर्स करते लोगों को, या जो वो जब भी ग्रो करते तो उसको सिस्टम को बोलते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब अभी हम एग्रीकल्चर क्यों कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, खुद के खाने के लिए नहीं कर रहे। ये ब्रिटिशर्स ने लोगों को फोर्स किया ऐसे करने के लिए। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स आने के बाद ही चाय के अलग अलग बागान होने लगे इंडिया में। आसाम में या साउथ इंडिया में जाओगे, ये सब ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था इंडिया में, क्योंकि वो टी वहाँ से बनाते थे और जाके फॉरेन वर्ल्ड में बेचते थे और उनको बहुत सारे पैसे मिलते थे उसकी वजह से। और इंडियन लोग क्या करते थे, वहाँ एज ए लेबरर काम करते थे, उनको बहुत कम पैसा मिलता था। अभी फूड ग्रेन्स अगर ग्रो नहीं हो रहा है तो क्या होगा, फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज होगा। तो फूड ग्रेन्स का जब भी शॉर्टेज होता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड, और दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज फेमाइन। So from 1860 to 1900, India faced great famine, but the British rulers did not take much efforts to overcome। कि बहुत सारा फूड का शॉर्टेज हुआ, बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कुछ उसको रोकने के लिए किया नहीं। उन्होंने अपना प्रॉफिट चालू ही रखा, प्रॉफिट कमाना चालू ही रखा, लोगों को हेल्प नहीं किया, बहुत सारे लोगों का उसमें डेथ हो गया। सिमिलरली नॉट मच एक्सपेंडिचर वॉज मेड टू प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई। एक्सपेंडिचर मतलब क्या, खर्चा, कि लोगों को खाना मिले, ये तो कुछ किया नहीं। पानी मिलने के ऊपर, या एग्रीकल्चर के लिए पानी मिले, या लोगों को पीने के लिए पानी मिले, इसके ऊपर भी उन्होंने ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं किया। वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते रहे। भी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जैसे मैंने सेकंड चैप्टर में भी बताया था कि मेन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्रिटिशर्स ने बनाया उसका फ़ायदा इंडिया को हुआ, बट ज़्यादा उनका इंटेंशन था कि फ़ायदा उनको हो। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। फॉर इंक्रीज इन द ट्रेड एंड कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्यों किया उन्होंने, ट्रांसपोर्ट या जो उन्होंने जो कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया, पोस्टल सर्विस बनाया, टेलीग्राम बनाया, ये सब अपने फ़ायदे के लिए किया, ताकि उनका जो काम आसान हो। जैसे ट्रेड करने के लिए हमें क्या चाहिए कि गुड्स को मूवमेंट होना चाहिए एक जगह से दूसरे जगह पे। बाय रोड हम ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते गुड्स का, सो उन्होंने रेलवे सिस्टम बनाया। रेलवे सिस्टम का फ़ायदा हुआ इंडिया को, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा ब्रिटिशर्स को हुआ। So, for increase in the trade and convenience of administration, British developed modern facilities like transport and communication in India. In 1853, first railway ran on the route of Mumbai to Thane. In the same year, British started telegraph system of telegraph अभी बंद हो गया। इसमें क्या होता था कि हम इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज भेज सकते थे, कि अभी सब SMS होता है, व्हाट्सएप होता है, ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अब टेलीग्राम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज भेजते हैं। मतलब सपोज़ मुझे मुंबई से दिल्ली या मुंबई से कलकत्ता कुछ मैसेज भेजना है, तो पहले टेलीफोन नहीं होते थे, लेटर भेजना पड़ता था, लेकिन लेटर बहुत टाइम लेता था वहाँ रीच करने के लिए। तो उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया था, दैट इज़ टेलीग्राफ। टेलीग्राफ के इलेक्ट्रॉनिकली वहाँ मैसेज जाते थे, शॉर्ट मैसेज जाते थे। तो ये सब क्यों किया उन्होंने, अपना एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चले, ताकि उनका कम्युनिकेशन ठीक से हो, कि अगर इंडिया में अगर कुछ फ्यूचर में अगर इंडियन लोग रिवॉल्ट करते हैं, कुछ फाइट करते हैं या ब्रिटिशर्स को हराने का कोशिश करते हैं, तो वो अपने आर्मी को अलर्ट कर सके, अपने जो ऑफिसर्स है उसको अलर्ट कर सके, उनके पास अपना मैसेज पहुंचा सके। इसलिए उन्होंने ये सब टेलीग्राफ सिस्टम सब स्टार्ट किया, पोस्टल सिस्टम चालू किया, रेलवे चालू किया, मिलिट्री का भी मूवमेंट कर सकते हैं रेलवे से। इसका फ़ायदा हुआ इंडियन लोगों को, इंडिया को भी फ़ायदा हुआ, इंडियन लोग भी घूमने लगे पूरे इंडिया में, लेकिन अल्टीमेटली ज़्यादा उनका इंटेंशन था कि उन्हें फ़ायदा हो। So in same year, British started telegraph system in India. Due to all cities and military solutions got connected, military stations got connected to each other. कि सब मिलिट्री कनेक्ट हो गया, सब मिलिट्री का सिस्टम था, वो उनका जो मिलिट्री का बेस था, सब एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। सिमिलरली ब्रिटिश आल्सो स्टार्टेड पोस्टल सिस्टम, कि पोस्टल इंडियन पोस्ट भी उन्होंने चालू किया, कि लेटर सब भेजने का ये सब उन्होंने ही चालू किया हुआ है, ब्रिटिशर्स ने चालू किया हुआ है। ये सब का फ़ायदा उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, इंडियंस को भी फ़ायदा हुआ, लेकिन उनका इंटेंशन इंडियंस को फ़ायदा होना नहीं था, उनको खुद को फ़ायदा होना था, कि उनके जो ऑफिसर्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, एक दूसरे को लेटर भेज सके, अपना अगर कुछ फाइट होता है इंडिया में तो वो मिलिट्री को भेज सके, गुड्स को भेज सके। ये सब के लिए उन्होंने रेलवे सिस्टम चालू किया था। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया,
अभी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया का जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज था उसको डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि अगर इंडियन ही गुड्स अगर लोग खरीदते थे तो ब्रिटिशर्स के गुड्स कोई खरीदता नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके इंडियन जो इंडस्ट्रीज थे छोटे छोटे उनको डिस्ट्रॉय किया। ब्रिटिशर्स आने के पहले इंडिया में ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स बनते थे जिसका वर्ल्ड क्वालिटी होता था, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी होता था। इंडिया में ऐसे क्लॉथ बनते थे जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट क्लॉथ में होते थे, वर्ल्ड में सबसे अच्छा पैसा उनको मिलता था, लेकिन हाथ से बनाते थे। वो जो आर्टिस्ट थे इंडिया में जो हाथ से बनाते थे, आज भी कुछ जगह पे आप जाके देखोगे तो साड़ी या अलग अलग चीज़ें हाथ से बनती है। उससे टाइम बहुत लगता है, जितना टाइम लगेगा उतना अच्छा आर्टिस्ट होगा तो वो अच्छा गुड्स बनाएगा, तो उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत फास्ट गुड्स बना सकते थे। सो ब्रिटिशर्स के पास बहुत सारे गुड्स थे, उसका प्राइस भी कम था, तो उनको इंडिया में उन्होंने गुड्स बेचना चालू कर दिया। मतलब अभी इंडियन लोगों को गुड्स कम दाम में मिलने लगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गुड्स को प्रेफर किया, इंडियन गुड्स के पास नहीं जाने लगे। तो उसकी वजह से इंडियन जो इंडस्ट्रीज थे वो बंद होने लगी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्टेन्ड ह्यूज टैक्स ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। एक्सपोर्ट क्या होता है, जब भी हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स भेजते हैं, मतलब इंडिया से अगर मुझे इंग्लैंड में गुड्स भेजना है तो उसे एक्सपोर्ट बोलेंगे। तो वो बहुत सारा टैक्स लेते थे। मतलब अगर इंडियन किसी बिजनेसमैन को या इंडियन आर्टिस्ट को या इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बाहर अगर गुड्स भेजना है तो उसे बहुत टैक्स देना पड़ता है, तो सामने वाले को बहुत टैक्स देना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होगा, गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, तो कोई गुड्स खरीदेगा ही नहीं। सेम अगर ब्रिटिशर्स को अगर या बाहर के लोगों को इंडिया में अगर गुड्स लाना है तो उसे इंपोर्ट बोलते हैं। मतलब अगर हम बाहर के कंट्री से इंडिया में गुड्स लाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज इम्पोर्ट। सो व्हेन पीपल यूज टू इम्पोर्ट गुड्स देन द टैक्स वॉज लेस। मतलब उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ये टैक्स सिस्टम बनाया था। जब भी इंडियन लोग बाहर गुड्स भेजते थे तो उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, इसलिए सामने वाला आदमी खरीदता नहीं था गुड्स। लेकिन जब भी खुद वो इंडिया में गुड्स लाते थे तभी उनको टैक्स कम देना पड़ता था, इसलिए गुड्स का प्राइस कम रहता था। ऑन द अदर हैंड, वेरी लेस टैक्स वॉज इम्पोज ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया। ऑल्सो गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड वेयर मशीन मेड, मशीन से बने होते थे। सो हैंस वेयर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ मिनिमम कॉस्ट, कि मशीन में जो गुड्स बनता है उसको पैसा कम लगता है बनाने के लिए। एक बार मशीन लगा दो, बहुत ज़्यादा गुड्स बनेंगे और पैसा कम लगेगा। अगर कोई आदमी हाथ से बना रहा है तो उसे बहुत टाइम लगता है। सो गुड्स वेयर एट मिनिमम कॉस्ट। टू कम्पीट विद सच चीप गुड्स इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडियन आर्टिस्ट। जैसे मैंने बताया कि ब्रिटिश के गुड्स बहुत चीप थे, क्वालिटी भी चीप था, उनका प्राइस भी चीप था। लेकिन प्राइस चीप था तो लोग वो गुड्स खरीदते थे, तो इंडियन लोग उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाते थे। इवेंचुअली इट लेड टू द क्लोजिंग डाउन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड मेनी आर्टिस्ट बिकेम अनएम्प्लॉयड। तो बहुत सारे आर्टिस्ट अनएम्प्लॉयड हो गए क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पाए, उनके साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर पाए। सो ये जो इंडिया का ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज था वो डिस्ट्रॉय कर दिया ब्रिटिशर्स ने। पहले उन्होंने एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय कर दिया था। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज इन इंडिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे इंडियन थे जिन्होंने ब्रिटिश कंपनीज़ को टक्कर देने का सोचा, उन्होंने खुद इंडस्ट्री स्टार्ट किया इंडिया में, वो अभी हम देखेंगे। ड्यू टू द लैक ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट, एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट एंड कैपिटल मतलब पैसा या जो मशीन्स होती है वो सब, द इंडियन बिजनेसमैन कुड नॉट कम फॉरवर्ड इन लार्ज नंबर। बहुत सारे नहीं आए लेकिन कुछ आए, उन्होंने इंडस्ट्री स्टार्ट किया इंडिया में और उन्होंने भी अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्शन करना चालू कर दिया। Yet some of them built their own businesses by overcoming these problems. In 1853, कवासजी नानोभाई दवार, हिज जमशेदजी चाचा, उनके बारे में हम बात करेंगे। कवासजी नानाभाई दवार ही स्टार्टेड अ मिल, टेक्सटाइल मिल, मतलब कपड़े बनते हैं जहाँ, फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन मुंबई। इन 1855 फर्स्ट जूट मिल वॉज स्टार्टेड इन रिश्रा इन बंगाल। जूट से गनी बैग्स बनते हैं, या आपको पता होगा जूट से गनी बैग्स, जो गोनी बोलते हैं हम, गनी बैग्स होते हैं वो बनते हैं। क्लॉथ ज़्यादा नहीं बनता है लेकिन कुछ क्लॉथ भी बनते हैं, ज़्यादा करके गनी बैग्स या रोप्स वगैरह बनते हैं। इन 1907 जमशेदजी टाटा, आज जो टाटा इंडस्ट्रीज़ है, जो जमशेदजी टाटा उन्होंने स्टार्ट किया था। जमशेदजी टाटा एस्टैब्लिश टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इन जमशेदपुर में उन्होंने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, सबसे पहला इंडिया का इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज उन्होंने स्टार्ट किया था। इन इंडिया कोल, मेटल, शुगर, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज केम टू बी स्टार्टेड। ये सब इंडियन लोगों ने बनाए थे, ब्रिटिशर्स ने भी कुछ बनाए थे, इंडियन लोगों ने भी बनाए थे। तो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए इंडिया में, लेकिन उनको बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि बहुत सारे लॉ स्ट्रिक्ट थे, लेकिन कुछ लोगों ने उसको ओवरकम करके भी इंडस्ट्री स्टार्ट की है। हाँ, अभी मैंने मिस कर दिया ये कि ब्रिटिशर्स ने जो रेलवे सिस्टम बनाया, पोस्टल सिस्टम बनाया या जो टेलीग्राम बनाया, उसकी वजह से इंडिया के लोगों के भी थिंकिंग में चेंजेस आने लगे। इंडिया का सोशल डेवलपमेंट भी हुआ, कुछ फ़ायदा भी हुआ। अभी कैसे हुआ? ड्यू टू ऑल दिस डेवलपमेंट, ये जो ऊपर जो मैंने डेवलपमेंट बताए थे, जैसे ब्रिटिशर्स ने रेलवे चालू किया
या उसके बाद पोस्टल सिस्टम चालू किया, उसके बाद टेलीग्राम चालू किया, उसका फ़ायदा क्या हुआ कि ड्यू टू ऑल दिस डेवलपमेंट देयर वाज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस, ड्यू टू देयर वाज इंक्रीजिंग सेंस ऑफ यूनिटी अमंग देम। मतलब अभी क्या होने लगा, रेलवे आने के वजह से लोग दूर का ट्रैवल करने लगे, तब मुंबई से दिल्ली कोई जाने लगा, मुंबई से कलकत्ता जाने लगा। सो जब भी वो ट्रैवल करने लगे तो उनको एक सेंस ऑफ यूनिटी आ गया कि हम सब एक है, हम सब इंडियंस एक है, क्योंकि वो अलग अलग जगह विजिट करने लगे तो उनको पता चलने लगा कि यहाँ का कल्चर और वहाँ जहाँ विजिट कर रहे हैं वहाँ का कल्चर एक है। सो एक यूनिटी आ गया इंडियन लोगों में। ये सब दूसरा मैंने कवर कर दिया है। नाउ वी विल सी व्हाट आर सोशल एंड कल्चरल चेंजेस इन द 19th century यूरोप। अ न्यू इरा टुक शेप इन द बेसिस ऑफ वैल्यूज़ लाइक ह्यूमैनिटेरियनिज्म, कि ह्यूमन बींग्स के बारे में एक इक्वालिटी होना चाहिए, ऐसी सोच आने लगी कि सब ह्यूमन बींग्स एक है, ऐसी सोच को बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियनिज्म। देन ह्यूमन बींग्स को हम हेल्प करना चाहिए, जो भी पुअर है उनको सपोर्ट करो, उनको हेल्प करो, ये सब ह्यूमैनिटेरियनिज्म होता है। देन डेमोक्रेसी कैसे आया, ये सब हमने देखा था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम इंडिया में भी आया, कि ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सब उसमें डेमोक्रेसी कैसे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कैसे आए थे, रेनेसांस के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हमने देखा। देन नेशनलिज्म मतलब क्या, एक सेंस ऑफ प्राइड आने लगा अपने कंट्री के बारे में, कि एक प्राइड आने लगा कि वी आर वन, एंड नेशनलिज्म बेसिकली इज हैविंग अ रेस्पेक्ट और प्राइड अबाउट वंस कंट्री। लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम, थिंग्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बात करने का आज़ादी होनी चाहिए, जैसे हमें जीना है वैसी आज़ादी होनी चाहिए, ये सब लिबरलिज्म होता है। थिंग्स चेंज इन द वेस्ट लेड टू द ऑब्वियस रिकरपेशंस इन इंडिया, मतलब वेस्ट में, मतलब ब्रिटेन में जो चेंज हो रहे थे तो कुछ लोग इंडियंस भी थे जो पढ़े लिखे थे, वो फॉलो करते थे, तो उन्होंने भी वो आइडियाज़ इंडिया में लाए थे। और ब्रिटिश ऑफिसर्स भी कुछ अच्छे थे जो इंडिया के कल्चर के बारे में इंटरेस्टेड थे, इंडिया के लैंग्वेजेस पढ़ते थे, इंडिया के कल्चर पढ़ते थे, उन लोगों ने भी कुछ अच्छे चेंजेस किए थे इंडिया में। उसकी वजह से जो वेस्ट के वैल्यूज़ थे वो इंडिया में आए। सो फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश हैड टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी। सपोज़ किसी को रूल करना है इंडिया में, अगर ब्रिटिशर्स को रूल करना है, तो जब तक वो इंडिया की सोसाइटी या इंडिया का कल्चर, इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स है, ये सब उनको अगर समझ में नहीं आता तब तक वो रूल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो इंडिया के लैंग्वेजेस पढ़ने लगे, संस्कृत लैंग्वेज पढ़ने लगे, हिंदी पढ़ने लगे, अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ने लगे, अलग अलग जगह पे विजिट करने लगे, इंडियन बुक्स पढ़ने लगे, तभी जाके उनको समझ में आया कि इंडिया में क्या है, इंडियन कल्चर क्या है, इंडिया का सोसाइटी क्या है। फॉर दिस पर्पज दे स्टार्टेड स्टडिंग ट्रेडिशन, हिस्ट्री, लिटरेचर एज वेल एज म्यूज़िक, फ्लोरा फोना। फ्लोरा मतलब पता होगा, फ्लोरा मतलब वहाँ के प्लांट्स, और फोना मतलब यहाँ के एनिमल्स, ये सब स्टडी करने लगे। इन 1784 सर विलियम जोन्स, एन इंग्लिश ऑफिसर, एस्टैब्लिश एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसे एशियाटिक सोसाइटी क्या है, एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन बना जहाँ अलग अलग लोग आके वहाँ डिस्कशन करते थे, अलग अलग चर्चा होती थी, बुक्स लिखे जाते थे, लाइब्रेरी बनाया उन लोगों ने। मैक्स मुलर, अ जर्मन थिंकर, वॉज डिवोर्ड स्कॉलर ऑफ इंडियन रिलीजन, कि उसने ऋग्वेद उसको ट्रांसलेट किया था जर्मन में, वो वहाँ स्टडी करता था इंडिया के बारे में सब। लैंग्वेज एंड हिस्ट्री, ड्यू टू दिस हिस्ट्री, इंडियन लैंग्वेज, इनके बारे में स्टडी करता था। संस्कृत भी उसने पढ़ा था। ये क्यों? क्योंकि उनको समझना था कि इंडिया क्या है, इंडियन कल्चर क्या है। कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स अच्छे थे जिनको इंडिया के कल्चर में, इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में इंटरेस्ट था। कुछ बहुत करप्ट थे जिन्होंने लूट लिया इंडिया को। Due to these examples, they aroused feeling among newly educated Indians to study Indian religion, history and tradition. कि जो इंडियन लोग थे वो भी पढ़ने लगे, वो इंग्लिश एजुकेटेड थे, इंग्लिश में पढ़े लिखे लोग थे, इंडियन थे या ब्रिटिशर्स थे, वो लोग पढ़ने लगे और अलग तरीके से उन्होंने लिखना चालू कर दिया इंडियन कल्चर के बारे में। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मैनी लॉज इन इंडिया इन 1829। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लॉ बनाए थे इंडिया में 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक, अभी ये लॉज कैसे फ़ायदेमंद है इंडिया के लिए हम देखेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक पास द सती प्रोहिबिशन एक्ट, कि इंडिया में आपको पता है सती सिस्टम था। मतलब सती सिस्टम क्या होता है कि अगर हस्बैंड का डेथ हुआ तो हस्बैंड का जो चिता जलता है, ये सब हिंदू रिलीजन में ज़्यादा, हस्बैंड का जो चिता जलता है, उसके डेड बॉडी को जो अग्नि दी जाती है, उसमें उसके विडो मतलब उसकी वाइफ को भी कूदना पड़ता था, उसके वाइफ को भी उसमें जाना पड़ता था। उसमें कूदना नहीं पड़ता था, उसमें जाना पड़ता था, उसके साथ उसको भी अग्नि, वो भी अपने आप को अग्नि लगा देती थी या वो भी अपनी जान ले लेती थी। ये सब इंडिया में था। ये बहुत गलत था क्योंकि हम किसी की जान नहीं ले सकते ऐसे। ये सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया, उसके ऊपर एक लॉ बना दिया, सती प्रोहिबिशन एक्ट। इन 1856 लॉर्ड डेलहाउसी पास द विडो रीमैरिज एक्ट। मतलब जैसे मैंने बताया सती सिस्टम में क्या था कि जो विडो थी, मतलब अगर किसी के हस्बैंड की डेथ होती है तो वो बच्ची को भी या वो जो वाइफ है उसकी उसको भी मर जाना चाहिए, मरना पड़ता था।
लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने उसको बैन कर दिया और अभी उन्होंने एक नया लॉ बनाया, दैट इज़ विडो री मैरिज एक्ट। ये नाम याद रखो किसने कौन सा एक्ट बनाया था, विलियम बेंटिक ने सती प्रोहिबिशन एक्ट, और 1856 में लॉर्ड डेलहाउसी ने विडो री मैरिज एक्ट। विडो री मैरिज मतलब क्या कि विडो मतलब अगर किसी के हस्बैंड की डेथ होती है तो वो वाइफ री मैरी कर सकती है, वापस से शादी कर सकती है। पहले ये सब अलाउड नहीं था। अभी ये ब्रिटिशर्स ने अपने मन में आया इसलिए नहीं किया। कुछ इंडियन भी लोग थे जैसे राजा राम मोहन रॉय, उनका नाम आपने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे थिंकर्स थे, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे थे। उन लोगों ने डिमांड किया, उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के सामने डिमांड रखा कि आप लॉज बनाओ। पहले जो अपने सिस्टम था कि इंडिया में जैसे मैंने बताया कि इंडिया बहुत रिच कंट्री था, ये सब ठीक है, लेकिन इंडिया में कुछ गलत चीज़ें भी थी। जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम था, जो हायर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट वालों को सप्रेस करते थे। इंडिया में जो लॉज थे वो वुमेन के लिए बहुत ख़राब थे, वुमेन को बहुत इनजस्टिस फेस करना पड़ता था। गर्ल्स को एजुकेशन नहीं था, एजुकेशन लेने का अपॉर्चुनिटी नहीं था। लोअर कास्ट के लोगों को भी एजुकेशन लेने का अपॉर्चुनिटी नहीं था। लोअर कास्ट के लोगों को टेम्पल्स में भी एंट्री नहीं थी, अनटचेबिलिटी था इंडिया में। ये सब चीज़ें थी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सबको एक जैसे देखा और उन्होंने कुछ लॉज भी बनाए थे जैसे विडो री मैरिज एक्ट या फिर सती प्रोहिबिशन एक्ट। दिस एक्ट्स वर वेरी गुड और कुछ इंडियन लोगों ने भी इनके बारे में डिमांड किया था। These acts were responsible for social reform in India. For carrying out administration in India, British required English educated Indians. कि अभी देखो कि इंडिया में ब्रिटिशर्स सब मिल के काम नहीं कर सकते, उनके ऊपर लिमिटेशन है। तो उन्होंने क्या किया, इंडियन एजुकेशन को चेंज कर दिया। इंडिया का जो पहले एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। वर्ल्ड में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में थी, नालंदा, तक्षशिला, यहाँ ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ थी, इंडस्ट्रीज़ नहीं, यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। लेकिन बाद में अपना जो एजुकेशन सिस्टम था उसका एक प्रॉब्लम था कि सबको एजुकेशन अलाउड नहीं था। सिर्फ हायर कास्ट के लोगों को सिर्फ एजुकेशन अलाउड था, जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको नहीं था एजुकेशन। सो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम था अच्छा, लेकिन सबको वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था एजुकेशन का। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन लोगों ने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया। उन्होंने उनको फ़ायदेमंद हो ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जो आज भी हम फॉलो करते हैं। जो इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे जैसे लॉर्ड मैकॉले, उसको काम दिया गया था, उसने एजुकेशन सिस्टम अपना इंडिया का बनाया, तो मैकॉले का एजुकेशन सिस्टम बोला जाता है। तो उसने सोचा कि इंडियन जो लोग हैं अगर वो इंग्लिश पढ़ेंगे, पहले हम इंग्लिश सब नहीं पढ़ते थे, संस्कृत या अपना लोकल लैंग्वेज पढ़ते थे, तो इंग्लिश अगर ब्रिटिशर्स इंडियंस को पढ़ाना चाहते थे, क्योंकि अगर इंग्लिश पढ़ेंगे लोग तो जो ब्रिटेन का काम कर पाएंगे, ब्रिटिश लोगों का काम कर पाएंगे, क्योंकि अगर कोई जॉब निकलता है तो वहाँ इंडियन लोगों को हम अपॉइंट करेंगे, क्योंकि अगर ब्रिटेन से किसी को लाना है तो उसके ऊपर बहुत खर्चा करना पड़ता था उनको। तो इंडियन लोगों को उन्होंने अब इंग्लिश पढ़ाया, इंग्लिश सिखाया, इसलिए अलग अलग स्कूल चालू किए और ऐसे स्कूल चालू किए जिसमें सबको अलाउड होगा, किसी को हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। सो फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, द ब्रिटिश रिक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस। According to recommendation of Lord Macaulay in 1835, English education started being implemented in India. Through new education, Indians were introduced to Western thought. Western thought मतलब क्या, वेस्ट में, जो ब्रिटेन में या यूरोप में या अलग अलग कंट्रीज़ में जो भी अच्छी चीज़ें थी वो इंडियन लोगों को पता चले, कि इंडियन लोगों को पता चला कि इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है वो गलत है, सती सिस्टम या जो विडो को रीमैरिज नहीं करना, जो करने नहीं देते, या फिर ये सब सिस्टम गलत है। ये सब कैसे पता चला, जब भी उन लोगों ने वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो पढ़ी। थ्रू न्यू एजुकेटेड इंडियंस वेर इंट्रोड्यूस वेस्टर्न थॉट, मॉडर्न रिफॉर्म्स, साइंस, टेक्नोलॉजी। इन 1857 यूनिवर्सिटीज़ वेर एस्टैब्लिश इन कोलकाता, मुंबई, मद्रास, दैट इज़ चेन्नई, पहले मद्रास बोला जाता था, आज चेन्नई बोलते, या यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश किए जिसमें इंडियन लोग भी पढ़ने लगे। और इसमें भी जो रिच लोग थे वो ज़्यादा हायर एजुकेटेड बनते थे इंडिया में। जो रिच लोग थे या फिर जो हायर कास्ट के थे, लोअर कास्ट वालों को भी अपॉर्चुनिटीज़ लेट मिली, लेकिन ब्रिटिशर्स के वजह से ही हम बोल सकते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली। अगर ब्रिटिशर्स नहीं आए होते तो उनको जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। द वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडियन लेड टू द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो सोशल रिफॉर्म हुआ, जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले या फिर गोपाल गणेश आगरकर, ये महाराष्ट्र के हैं, ऐसे बहुत सारे महाराष्ट्र में भी सोशल रिफॉर्मर्स थे। बंगाल में भी थे राजा राम मोहन रॉय, ऐसे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, ये लोगों को इंग्लिश एजुकेशन मिला, ये लोगों ने इंग्लिश एजुकेशन लिया। कुछ लोगों को इंग्लिश एजुकेशन नहीं मिला लेकिन कुछ लोगों को मिला, लेकिन उसके बाद ही रिफॉर्म स्टार्ट हुआ और गवर्नमेंट ने भी उनको हेल्प किया, गवर्नमेंट ने भी कुछ लॉज बनाए जिसके वजह से सोसाइटी में रिफॉर्म हुआ। सो दिस इज़ हाउ ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश देयर रूल इन इंडिया एंड हाउ दे चेंज द सिस्टम इन इंडिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। जितना आप शेयर करोगे उतना ही मैं नए वीडियोज़ अपलोड करूँगा। अगर व्यूज़ अगर कम आएंगे तो मैं अपलोड नहीं करूँगा। सो आई एम मेकिंग इट क्लियर।
So please share the video with your friends and subscribe for more videos. Thank you for watching.